एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, और आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को कैसे रैशनलाइज कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब हमें क्या पढ़ना है, एसिड स्ट्रेंथ, डेफिनेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड ऑर्डर। देखो इससे पहले लेक्चर में आपने देख लिया भाई कि आप एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे पैरामीटराइज कर सकते हो, एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ का पैरामीटराइजेशन कैसे होता है, इजंट इट। कौन सा मैथमेटिकल नंबर उनको रिप्रेजेंट कर सकता है, वो हमने देखा क्या है, के ए या के बी, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन भाई अब इसके बाद आपने देखना है इस टॉपिक के अंदर इस भाई कि जो डिफरेंट फिर एसिड्स हैं उनमें ट्रेंड्स क्या होता है, ठीक है, या इस एसिडिक कैरेक्टर को आप एक्सपेरिमेंटली मालूम तो कर लोगे कि फला एसिड का pKa इतना है, फला एसिड का pKa इतना है, कौन किससे कितने गुना स्ट्रॉन्गर है, लेकिन उसके लिए रैशनल एक्सप्लेनेशन, ठीक है, उसको आपको भाई अब रैशनलाइज करना है कि ऐसा क्यों होता होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप HI क्या और HBr आप उनके pKa निकालो तो स्ट्रॉन्गर तो कम pKa पता किसका आएगा, HI का। HI क्या भाई, कम pKa है, स्ट्रॉन्गर है, यानी कि हम क्या बोलेंगे, HI इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HBr। हमको भाई मालूम, हमको एक्सपेरिमेंट से मालूम पड़ गया कि स्ट्रॉन्गर है, लेकिन क्यों है। अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसमें हमने क्यों की बात नहीं की, कितना है कैसे है हमको ही मालूम, लेकिन क्यों है ये हमको मालूम नहीं है। तो यहाँ पर आपने भाई उनको रैशनलाइज करना है कि इनमें अब जो ये डिफरेंस होता है एसिडिक स्ट्रेंथ में, उनके pKa वैल्यू में या Ka वैल्यूज में, वो क्यों होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक इसमें रहेगा आपका, ठीक है। तो भाई पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फिर लास्ट में क्या होगा, जनरल ट्रेंड्स, ठीक है। मैं आपको बताऊं भाई ये टॉपिक बहुत ही क्या बोलते हैं भाई, अरे घिसा पिटा टॉपिक बिल्कुल ये, ठीक है। ये 12वीं में आने लगता है, लेकिन कमाल की बात है MSc तक आता रहता है, ठीक है। आपको पता है भाई HBr, अरे कौन सा वो, अरे है तो 3, कौन सा वो, नहीं BF3, BCl3 और BBr3, अरे इनका ऑर्डर बताओ, है ना एसिडिक कैरेक्टर का। वो गेट में नेट में पता नहीं वो उसको बार बार पूछ ही लेते हैं। हाँ, कई तो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कब आने लगते हैं, 11वीं 12वीं में आने लगते हैं और MSc तक आते ही रहते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है। आपको इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर और जो भाई न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है उसमें डिफरेंस आपको मालूम पड़ेगा, इजंट इट। लेकिन वहाँ पर ये कितना फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं, ये भैया हमने जब क्या पढ़ी थी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अरे इनऑर्गेनिक के अंदर जो क्या था हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म, आपने वहाँ पर देखा नहीं भाई कि जो कौन सी रिएक्शन थी, अरे बेस हाइड्रोलिसिस, उसमें स्टार्टिंग में कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज थी, SN1 की, SN2 की, SN, लेकिन लास्ट में क्या मिला, SN1CB, और वो सारी बात किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। पता होगा ना आपको भाई कि जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल वो क्या है, स्ट्रॉन्गर बेस। तो भाई ये क्योंकि इस्तेमाल बहुत जगह होता है, तो ये टॉपिक भाई इतना कॉमन होने के बावजूद इसको भाई MSc में शुमार करते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। ये भाई मैंने आपको बता दिया था कि एसिड स्ट्रेंथ क्या होता है, इट इज सिंपली द टेंडेंसी टू रिलीज प्रोटॉन। अगर हम भाई, क्योंकि सारी बात हम कर रहे हैं एरिहेनियस एसिड्स की टर्म्स में, ठीक है बात, तो अगर किसी की प्रोटॉन रिलीज करने की टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है, तो वो क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड। अगर किसी की प्रोटॉन रिलीज करने की टेंडेंसी क्या है, कम है, वो क्या होगा, वीकर एसिड। और इसको हम भाई पैरामीटराइज इसको हम कैसे करते हैं, बहुत सिंपल था, हमने पढ़ा था कि HA कोई आर्बिट्रेरी एसिड है, क्या बन गया H+ और A-, तो अगर इसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, H+ और A- कंसंट्रेशन बाई HA कंसंट्रेशन। तो अगर भाई टेंडेंसी ज़्यादा हुई तो ये ज़्यादा में टूटेगा,
ये ज़्यादा बनेंगे, रेशियो क्या आएगा, ज़्यादा, के ज़्यादा। तो इस टेंडेंसी को हम मेजर कैसे कर सकते हैं, बोलो भाई, सिंपली डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना बात। तो भाई डेफिनेशन आपको पता ना, एसिड स्ट्रेंथ क्या होती है। अब बताओ भाई फैक्टर्स अफेक्टिंग द एसिड स्ट्रेंथ, कि भाई एसिड स्ट्रेंथ को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको भाई फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करेंगे भाई, देखो सिंपल बात ये है, क्योंकि यहाँ पर बात है कितना इजीली प्रोटॉन इससे डिटैच हो जाएगा। दो तीन बातें आप समझ लो भाई, क्योंकि सारे के सारे फिर लास्ट में कोई बात हो आपने घुमा फिरा के लेके अनहीन के ऊपर ही। अगर कोई, अब देखो टेंडेंसी एसिडिक कैरेक्टर होता क्या है, प्रोटॉन रिलीज करने की टेंडेंसी। तो कोई प्रोटॉन रिलीज करना क्यों चाहेगा, पहली बात तो बॉन्ड वीक हो भाई, क्या हो बॉन्ड वीक हो, एच ए बॉन्ड वीक हो भाई, तो ये आसानी से टूट जाएगा, है ना। यानी वीक बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर एसिड क्रिएट करेगा, एच ए बॉन्ड वीक होगा तो, इजंट इट। दूसरा ये बॉन्ड क्या हो, पोलर हो, क्या हो भाई, पोलर हो, क्योंकि अगर बॉन्ड पोलर होएगा, जितना ज्यादा क्या हो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, उतना ही पेयर किस साइड आएगा हमारे पास, बोलो भाई, सॉरी अरे यहाँ क्या आपको भाई, उतना ही पेयर कहां पर आएगा, इस साइड, इजंट इट। उतना ही इस प्रोटॉन का डिटैचमेंट क्या हो जाएगा, इजी। इससे भी ये भी भाई टेंडेंसी को गवर्न कर सकता है, इजंट इट। और एक क्या हो सकता है, एक अगर भाई प्रोटॉन रिलीज करने के बाद जो चीज बनती हो बहुत स्टेबल हो, तो अगर भाई मेन देखा जाए तो तीन ही फैक्टर हैं। एक तो क्या है, बॉन्ड क्या हो भाई, वीक हो। दूसरा क्या हो, बॉन्ड पोलर हो, पोलर बॉन्ड क्या करेगा भाई, इजीली प्रोटॉन टूट जाएगा, वीक बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, मोर एसिडिक कैरेक्टर। और तीसरा क्या है, अगर प्रोटॉन रिलीज होने के बाद जो स्पीशीज बनती है वो रीजनेबली क्या है, स्टेबल। उसे कोई स्टेबल करे हमें फर्क नहीं पड़ता भाई, उसको इंडक्टिव इफेक्ट स्टेबल करता है या उसको रेजोनेंस स्टेबल करता है, उसे कौन स्टेबल करता है, हमें इस बात से रत्ती भरी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो चीज़ क्या होनी चाहिए, उसको एच बॉन्डिंग स्टेबल करे, बोलो भाई, उसको एच बॉन्डिंग स्टेबल करे, उसको भाई चार्ज का जो क्या है डीलोकलाइजेशन, उसको वो स्टेबल करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो स्टेबल हो। अगर वो चीज़ स्टेबल होगी तो वो प्रोटॉन रिलीज करना चाहेगी, तो जो पेरेंट स्पीशीज होगी वो प्रोटॉन रिलीज करना चाहेगी। अगर मान लिया भाई पेरेंट स्पीशीज प्रोटॉन रिलीज करने के बाद स्टेबल नहीं हो पाती अच्छी से, तो वो प्रोटॉन रिलीज करना नहीं चाहेगी। नहीं है क्या आपको, तो ये कैसे भाई मेन फैक्टर्स, आपने सारे फैक्टर्स घुमा फिरा के इनके ऊपर लेके आने हैं, ठीक है। तो एक तो क्या हमारे पास भाई, ये बॉन्ड वीक, तो बताओ बॉन्ड वीक कैसे हो सकता है, एक तो क्या हो जाएगा भाई, बॉन्ड वीक कैसे होएगा, तो भाई देखते पहला जो फैक्टर वो कैसे आ सकता है, बॉन्ड वीक कैसे होएगा बताओ। अगर मान लिया ये जो ग्रुप है, अब हाइड्रोजन का साइज तो बढ़ेगा नहीं, इजंट इट। तो मेन तीन फैक्टर है, बॉन्ड वीक हो, पोलर हो, तीसरा प्रोटॉन रिलीज होने के बाद क्या बने, स्टेबल स्पीशीज। अगर ऐसा है तो स्टेबल है, नहीं तो नहीं है, इजंट इट। तो आपने सारी बात घुमा फिरा के इससे एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, ओके। और या फिर और मैं एक बात और भी यहाँ पर है, अगर बात हो लेविस एसिड की, भाई लेविस एसिड की, तो लेविस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। तो यहाँ पर अगर पाई बॉन्डिंग के जरिए जो लिगेंड्स हैं, ग्रुप्स हैं, वो सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर पाए, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी काफ़ी हद तक क्या हो जाएगी, कंपनसेट। तो बाहर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा, उससे क्या कम हो जाएगा, लेविस एसिड कैरेक्टर। भाई मेन लिया आपने, दो कैरेक्टर आपने रैशनलाइज करने होते हैं, एक तो कौन सा, एक तो भाई अरे जो एरीहेनियस एसिड कैरेक्टर होता है, और दूसरा लेविस एसिड कैरेक्टर। तो एरीहेनियस एसिड कैरेक्टर एक्सप्लेन करना बहुत ईजी है, दो तीन बात थी, बॉन्ड वीक होना चाहिए, कोई भी फैक्टर बॉन्ड वीक करे वो एसिड कैरेक्टर को सपोर्ट कर रहा है, इजंट इट। कोई भी फैक्टर जो बॉन्ड को पोलराइज कर रहा है वो भी एसिड कैरेक्टर को सपोर्ट कर रहा है। और ये कहां से होएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से। जितना H और हेट्रो एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा, उतना ही बॉन्ड क्या होगा, पोलर, उतना ही क्या होगा, मोर एसिडिक, इजंट इट। और तीसरा फैक्टर क्या होता है, प्रोटॉन रिलीज होने के बाद स्टेबल स्पीशीज बनती है कि नहीं बनती, ये तो फैक्टर भाई। और भाई सिंपल एसिडिक कैरेक्टर में क्या होता है भाई, अगर कोई भी फैक्टर
अगर हमारे पास कोई लेविस एसिड सेंटर है, ठीक है, अगर उस लेविस एसिड सेंटर को कोई डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है, अगर कोई अटैच्ड ग्रुप है वो उस लेविस एसिड सेंटर से डेंसिटी खींच रही है मान लिया, तो उसे और क्या बना रहे होंगे, एसिडिक। लेकिन अगर कोई उसको डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है तो भाई वो उसे कंपनसेट कर रहे हैं एक तरह से, फिर वो बाहर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेट करना नहीं चाहेगा। तो लेविस एसिड कैरेक्टर को कौन सपोर्ट करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं उसको, बोलो भाई, अपोज करते हैं। ठीक है बात। अब इन्हीं बातों के जरिए भाई आप जो डिफरेंट क्या होते हैं, बोलो भाई, ऑर्डर, उनको आप रैशनलाइज कर सकते हो। अच्छा एक बात और, अगर मान लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर भी है, यानी कि बॉन्ड पोलैरिटी, अगर दो फैक्टर हैं, कौन कौन से, बॉन्ड पोलैरिटी और साथ में साइज, बॉन्ड पोलैरिटी और भाई साइज, तो डाउन द ग्रुप साइज वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा। नहीं बता आपको पहले बड़ी, अरे बोलो भाई, अगर दोनों फैक्टर हैं तो कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा, साइज वाला। लेकिन अगर भाई आप अलोंग द पीरियड चलते हो, अलोंग द पीरियड, तो और वहां भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज भी क्या हो रही है, डिफर कर रही हैं, और साइज भी डिफर कर रहा है, तब कौन सा फैक्टर भाई डोमिनेट करता है, कौन सा फैक्टर डिक्टेट करता है पूरे ऑर्डर को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। मेरे ख्याल से सारी बातें आपको भाई मोटा मोटी मालूम पड़ गई है ना। अब इन आइडियाज को लेके हम भाई चीजों को रैशनलाइज करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, ओके। और था ना लास्ट में भाई, जैसे था कि भाई प्रोटॉन रिलीज करने होते क्या बने, स्टेबल स्पीशीज। फॉर एग्जांपल आप बताओ भाई, जो एल्कोहल है और फिनॉल, इनमें मोर एसिडिक कौन सा होता है, अगर मैं ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करूं। हालांकि मैंने अभी आपको भाई रेजोनेंस पढ़ाया नहीं है, वो आपको पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे भाई ये ऑर्गेनिक के अंदर। लेकिन आप ये बताओ कि थोड़ा आपने पढ़ रखा ना रेजोनेंस, ठीक है, तो आप ये बताओ भाई, एक तो हमारे पास क्या हो, एल्कोहल, एक हमारे पास होता हो क्या भाई, फिनॉल, तो वो तो क्या है हमारे पास, तो एल्कोहल मोर एसिडिक होंगे कि हमारे पास CH3 CH2 OH मोर एसिडिक होएगा। फिनॉल भाई उसकी वजह आप कहोगे, तो यहाँ पर क्या आप कहोगे OH, यहाँ भी क्या है OH, तो भाई दोनों में क्या है O और H इन्वॉल्व है, तो हम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात ज़्यादा नहीं कर सकते यहाँ पर, इजंट इट। तो हम क्या कहें भाई लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन रिलीज करने को तो क्या बनती है, एल्कोक्साडाइन भाई, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होती। लेकिन यहाँ पर अगर ये प्रोटॉन निकल गया, अरे बोलो भाई, तो इसके पास तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव फॉर्मल चार्ज भाई, और फिर आप बना के फटाफट भैया तो क्या बनाओगे, इसकी बहुत सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हमको पता भैया आयन क्या होती है, फेनोक्साइडाइन क्या भाई यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी ज़्यादा। मतलब बात यह है जो आप नहीं पढ़ते हो, चाहे ऑर्गेनिक में चाहे इनऑर्गेनिक में, आपने लास्ट में घुमा फिरा के सारे फैक्टर इन तीन पे लेके आने जस्ट। अगर हमारे क्या हो, एरिहेनिस एसिड, बॉन्ड क्या, एक तो क्या है बॉन्ड वीक, बॉन्ड पोलर, और तीसरा बोलो भाई कि प्रोटॉन रिलीज करने के बाद स्टेबल स्पीशीज कितनी बनती है। ठीक है, चाहे इंडक्टिव इफेक्ट हो, नहीं समझे बात, इंडक्टिव इफेक्ट का रीजन क्या होता है, आप बताओ बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट का रीजन क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट कैसे होता है, बेंट रूल से, किससे पढ़ा है, बेंट्स रूल कैसे डिक्टेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट को, नहीं पढ़ रखा, वो बेटा बेंट रूल होता है इसको भाई गवर्न करने वाला इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, आपको जो पढ़ाएंगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई, हालांकि मैंने आपको पढ़ाया था ना भाई कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसे भाई कंट्रोल होता है, किससे, बेंट्स रूल से, जो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, बेंट्स रूल। ठीक है, लेकिन उसको हम ज़्यादा क्या बोलते हैं, और भी ज़्यादा भाई, अरे अच्छे से हम कब पढ़ेंगे, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, आपका ऑर्गेनिक के अंदर सेकंड चैप्टर वो कौन सा है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ पर आपको नहीं है। अरे जो ये सिंपल बातें होती हैं, रेजोनेंस वगैरह सारा कुछ सब पढ़ाया जाएगा भाई। हालांकि रेजोनेंस मैंने आपको पढ़ा रखा है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, और उसको बहुत डिटेल्ड पढ़ा रखा भाई, है ना, एक्सट्रीमली डिटेल्ड, इजंट इट, पूरा मैथमेटिकल फ्रेम तैयार करके। खैर छोड़ो भाई, ये बातें आपको मालूम पड़ गई। ओके, अब हम देखते हैं भाई, ठीक है, अरे भाई ये लास्ट में सारे डेरिवेटिव इफेक्ट हैं सारे के सारे। ठीक है, अगर मान लिया बताओ क्या हो, अरे भाई अगर मान लिया हमारे पास क्या है,
जैसे क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। वहाँ बताओ क्या होगा हमारे पास, अगर CH3COOH है, अरे बोलो भाई, isn't it? तो अगर मान लिया आप यहाँ पर ये जो 3 क्या है H, इनको आप किससे हटाओ, एक बार Cl से, तो क्या हो जाए हमारे पास ये Cl CH2COH, एक बार क्या हो जाए CCl2COH, एक बार क्या हो जाए CCl3COH। तो मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा, बोलो भाई CCl3COH। क्यों भाई, अगर आप इन 3 H को किससे हटाओगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। भाई घुमा फिरा के बात तो वहीं पर आ गई, क्योंकि प्रोटॉन रिलीज होने के बाद यहाँ पर क्या आना, नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे भाई, इस एनायन को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो जब आप पढ़ते हो ना इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट भाई, या इवन स्टेरिक इफेक्ट्स, क्या भाई वो सारे घुमा फिरा के किस बात के ऊपर आएंगे कि प्रोटॉन रिलीज करने के बाद जो स्पीशीज बनती है वो स्टेबलाइज्ड है कि नहीं है, उसे कोई स्टेबलाइज करे, isn't it? ठीक है, तो बताओ भाई सारा हमने पढ़ लिया है। अब बताओ बात करें तो किसकी भाई, ओके, जनरल ट्रेंड्स इन एसिडिक स्ट्रेंथ। तो भाई अब हम एक बारी एसिडिक स्ट्रेंथ के जनरल ट्रेंड्स की बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड्स, ठीक है, हल्की फुल्की हम बात कर लेते हैं भाई। अच्छा भाई एक बात और, हम ऑर्गेनिक एसिड्स का यहाँ पर ज़्यादा हवाला नहीं देंगे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि भाई जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी ना, तो बहुत सारे जो इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, अरे उनके कॉन्टेक्स्ट में ऑर्गेनिक एसिड्स का ट्रीटमेंट वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा बेटर तरीके से। नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो हम ज़्यादा बात यहाँ पर नहीं करेंगे किसकी, ऑर्गेनिक एसिड की, isn't it? ओके, मिथाइलिन इज मोर बेसिक देन एनिलीन, पता हो ना अपने, अरे एमएससी में आते हैं क्वेश्चन ये। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड्स। भाई आप हाइड्रो एसिड्स की आप स्ट्रेंथ देखो। अच्छा ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ ना, ये क्या है इनका, pKa, क्या है इनका pK। अच्छा भाई एक बात मैं बताना भूल गया आपको, सॉरी, ये क्या था हमारे पास ये, अरे इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, मैं भी आपको सॉल्वेंट का इफेक्ट बताना भूल गया। एसिडिक कैरेक्टर पे सॉल्वेंट का इफेक्ट ही पड़ता है। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग क्या है हमारे पास, बेस, अगर हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस, ठीक है, तो उसमें जो एसिड होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से डिसोशिएट। अरे बोलो भाई, अगर हमारे पास क्या बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, उसमें हम क्या, उसमें हम किन को चेक कर रहे हैं, एसिड्स को। देखो आप बताओ, पानी के सेल्फ डिसोसिएशन से क्या बनता है, H3O प्लस और OH नेगेटिव। तो H3O+ से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होता है, HCl, HNO3, H2SO4, तीनों क्या होते हैं, हाइड्रोनियम आयन से क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर एसिड। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसे कहाँ डालोगे, वाटर में, तो सारे क्या होंगे, पूरी तरह से डिसोशिएट, लेवल हो जाएंगे। तो वाटर इनको डिफरेंशिएट, भाई सारे क्या हैं, 100% कैसे कर रहे हैं, डिसोसिएशन। इन्हें क्या बोलते हैं, लेवलिंग सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं इनको, लेवलिंग सॉल्वेंट। तो अगर किसी सॉल्वेंट में सारे अगर किसी सॉल्वेंट में आप जो एसिड्स कंपेयर कर रहे हो, वो किसी पर्टिकुलर सॉलिड में सारे के सारे क्या हो जाए, टूट जाए कंप्लीटली, उसे हम क्या बोलते हैं, लेवलिंग सॉल्वेंट। तो आपने क्या यूज करना पड़ेगा, कोई डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्वेंट जो भाई थोड़ा सा वीक हो, वीक बेस हो, बल्कि स्लाइटली एसिडिक हो, जैसे एसिटिक एसिड। तो अगर आपने क्या कंपेयर करने हो, HNO3, HCl वगैरह, तो आप क्या यूज करोगे, तो आपने भाई क्या यूज करना पड़ेगा, बताओ, वीक एसिड, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड। आप HCl, H2SO4, हाँ वाटर में आप किन्हें कंपेयर कर लो, एसिटिक एसिड और भाई और जो वीक एसिड्स हैं। लेकिन आप स्ट्रॉन्ग एसिड्स को वाटर में कंपेयर, वाटर उनके लिए क्या सेट करता है, एज लेवलिंग सॉल्वेंट। तो आपने वहां पर क्या करना पड़ेगा, कोई वीक एसिड आपने यूज करना पड़ेगा, जैसे कि आपके पास क्या होता है, एसिटिक एसिड। सिमिलरली अगर बेस है, क्या है भाई, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में तकरीबन सारे बेस क्या हो जाएंगे, तकरीबन बेस क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली डिसोशिएट। तो वो क्या हो जाएगा उनके लिए, लेवलिंग सॉल्वेंट। तो वहां पर आप क्या यूज करो, कोई बेसिक चीज आप यूज करो, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया। नहीं बात आपको पहले पड़ गया। तो एसिड्स में क्या यूज करो, वीक एसिड, और बेस में क्या यूज करो, डिफरेंशिएट करने के लिए वीक बेस। एसिड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस को डिफरेंशिएट करने के लिए
वीक बेस। नहीं है क्या आपको? ठीक है, अब बताओ भाई, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड्स। अब आप मुझे भाई एक बारी हाइड्रो एसिड्स की आप स्ट्रेंथ बताओ भाई। ठीक है, अब जो आपने डेटा पढ़ा है ना, उसके बेसिस पे हम भाई चीज़ों को रैशनलाइज करने की ट्राई करेंगे। ठीक है बात, कि कौन सा क्या है स्ट्रॉन्गर, कौन सा क्या है वीकर। ओके, तो आप ये बताओ भाई मुझे आप कि, तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं, मेरे पास क्या CH4 क्या है, CH4 है, और क्या है बोलो भाई, अमोनिया है, और क्या हमारे पास वो, इससे आगे कौन होता है? कार्बन, नाइट्रोजन, फिर कौन होता है? फिर कौन सा हमारे पास? H2O है, और लास्ट में कौन है? HF। तो जो फैक्टर आपने पढ़े थे ना, आप उनको यहाँ पर यूटिलाइज करो और इनके ऑर्डर को एक्सप्लेन करो। इसका के क्या होता है? सॉरी PK, इसका PK क्या है? ज्यादा। इसका PK क्या होता है? कम। इसका और भी कम, इसका सबसे कम। इस पूरे इसमें, अरे इस ऑर्डर में। ठीक है, तो हम जा रहे हैं अलोंग द पीरियड, और PK वैल्यूज क्या हो रही हैं? कम हो रही हैं। आप यहां से इसको भी कंफर्म भी कर सकते हो। बताओ क्या है? 58, 35, बोलो भाई 14 और 3। तो भाई 58, 35, 14, 3। तो बताओ भाई ये लगातार कम नहीं हो रहा क्या? तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट और ये क्या है? वीकेस्ट, इजंट इट? तो बताओ भाई इस बात को आप कैसे एक्सप्लेन करो, ऐसा क्यों होता होगा? देखो भाई यहाँ पर हमने दो फैक्टर देखने हैं, एक तो पोलैरिटी बॉन्ड की, दूसरा साइज। तो भाई अब हम यहाँ पर जाएंगे तो क्या भाई साइज यहाँ पर बताओ क्या हो रहा है भाई? लगातार डिक्रीज हो रहा है ना, इजंट इट? तो बॉन्ड क्या होएगा? स्ट्रॉन्गर। भाई हमारे अकॉर्डिंग बॉन्ड क्या होना चाहिए? इजंट इट? लेकिन भाई अब आप, लेकिन मुझे बताओ भाई यहाँ पर हम लेकिन इस साइड जाएं तो तो बॉन्ड की पोलैरिटी क्यों लगातार नहीं बढ़ रही क्या? क्योंकि C और H में क्या है? जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उससे ज्यादा कहां पर है? NH3 में। उससे ज्यादा भी कहां पर है? H और O में। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहां है? H और F में। तो मैंने क्या बोला था कि अलोंग द पीरियड तो क्या डोमिनेट करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, साइज का फैक्टर आप डोमिनेट नहीं करेगा। तो इस साइड देखो बहुत कम प्रॉपर्टी हैं जो अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप एक सभी हो करें। पता होगा ना आपको भाई, यूजुअली प्रॉपर्टी क्या करती है? अगर अलोंग द पीरियड को प्रॉपर्टी बढ़ती है, डाउन द ग्रुप घटेगी। अलोंग द पीरियड घटती है तो डाउन द ग्रुप बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर आप हाइड्रो एसिड्स में एक यूनिक बात आपको देखने को मिलेगी कि अलोंग द पीरियड भी क्या होता है? एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। और एक बार आप भाई HF, HI इनको आप चेक करियो, बताओ क्या हमारे पास? ये HF 3, HCl -7, HBr -9, HI -11। तो भाई कमाल नहीं हो गया? और यहाँ या नहीं? और अभी देखो भाई 27, 7, अरे बोलो भाई 27, 7, -7, 21, 4, -9। यानी इसमें क्या हो रहा है? देखो इन सभी हाइड्रो एसिड्स में यहां से यहां पर जाओ तब भी क्या होता भाई? अद्भुत तकनीक लगानी पड़ेगी। बताओ यहां से अभी क्या हो रहा है? बोलो भाई PK क्या हो रहा है? घट रहा है ना। और यहां से यहां बताओ क्या हो रहा है? PK घट रहा है भाई। यानी कि हर जगह बताओ क्या हो रहा है? PKA की वैल्यू लगातार कम हो रही है, अलोंग द पीरियड भी और डाउन द ग्रुप भी। इसकी वजह क्या है? क्योंकि देखो HF से आप कहाँ होगे? HI में, तो भी क्या होता है? PK घटता है। क्योंकि डाउन द ग्रुप होते हुए आपको हो गए तो भाई आपको हो गए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, इजंट इट? अरे भाई बॉन्ड की पोलैरिटी क्या हो रही है? बेशक कम हो रही है, इजंट इट? भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो रहा है? लगातार कम हो रहा है। लेकिन अब हमें बता दिया करो, लेकिन भाई क्या आयोडीन का साइज लगातार भाई, क्या हैलाइड का साइज लगातार भाई लार्जर नहीं हो रहा? और अगर हैलाइड का साइज लगातार लार्जर होएगा तो क्या बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड क्या होएगा? यानी कि यहां पर अलोंग द पीरियड तो कौन डोमिनेट करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। लेकिन डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो क्या बोलता है कि एसिडिक कैरेक्टर घटे। लेकिन भाई साइज वाला फैक्टर क्या बोलता है कि एसिडिक कैरेक्टर बढ़े, और उसी की चलती है यहां पर। नहीं है आपको? तो ये क्या है?
आपको भी इनको रैशनलाइज करना है क्या? और बताओ फिर क्या हमारे पास ऑक्सो एसिड्स, क्या भाई? अब बताओ क्या है? HClO, HBRO और क्या भाई? HIO। अब बताओ यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा? अब भाई इनको एक्सप्लेन करने कई तरीके हैं, आप बॉन्ड की पोलैरिटी से भी एक्सप्लेन कर सकते हो इसको। क्या आप इसको भाई बॉन्ड की पोलैरिटी से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। अच्छा एक बात ध्यान रखियो, इनको लिखते ऐसे हैं लेकिन ऐसे होते नहीं। आपको ऐसा क्या लगेगा, हाँ Cl क्या है? सेंट्रल एटम और एक साइड O और एक साइड H। भाई ऐसे नहीं होता ये क्या होता है? HClO है ना, तो वास्तव में क्या है ये? Cl से क्या जुड़ा हुआ है? OH। पता होगा ना आपको भाई, Cl से क्या अटैच्ड है? OH। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर मान लिया ये Cl, अगर ये जो हैलाइड है ये मोर क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट को कि यहाँ पर ट्रांसमिट नहीं कर दिया क्या, उससे बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ेगी और इसका डिटैचमेंट क्या हो जाएगा? इजी। आप इसको अल्टरनेटिवली ऐसे भी समझ सकते हो कि एक तो हमारे पास क्या हो? HClO, एक हमारे पास क्या हो? HBRO, एक हमारे पास क्या हो? HIO। तो प्रोटॉन रिलीज करिए क्या बनाएगा? ClO नेगेटिव क्या बनाएगा? BRO क्या बनाएगा? IO नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने में ज़्यादा हेल्प कौन करेगा? ClBr की आई क्या, सॉरी Cl क्या काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज को बेटर तरीके से बैलेंस कर सकता है भाई, न्यूट्रलाइज कर सकता है, इजंट इट? तो ये सबसे स्टेबल कौन सा होगा? तो इनका कॉन्जुगेट एसिड प्रोटॉन रिलीज करने के बाद इनका कॉन्जुगेट बेस कौन होगा? इसका कॉन्जुगेट बेस ये है, इसका कॉन्जुगेट बेस ये है, इसका कॉन्जुगेट बेस ये है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस कौन सा है? सबसे बेस्ट स्टेबल ये होगा। ये अगर क्या सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, ये सबसे वीक क्या ये बेस, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? ये वाला। अरे बोलो भाई, अरे स्ट्रॉन्ग नहीं भाई, सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड बेस कौन सा होगा? ये वाला। तो इसको बनाने वाला एसिड क्या हो? सबसे स्ट्रॉन्ग। ये सबसे क्या है? वीक क्या है? बेस। भाई क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को आराम से आसानी से बैलेंस कर रहा है, इसको प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे स्टेबल कौन सा? ये वाला है। जो सबसे स्टेबल होगा वो सबसे वीक होगा। जो चीज स्टेबल होती है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करना क्यों चाहिए? वो दोबारा से इजंट इट? तो ये स्टेबल है तो क्या है ये? वीक। तो ये क्या हो? सबसे स्ट्रॉन्ग। आ गया ना आपको ये? ठीक है। और सिमिलर आर्गुमेंट होल्ड करता है तो कहां पर भाई? HClO4, HClO3, HClO2, HClO। बताओ क्यों? बोलो भाई। HClO4, इनके ऑर्डर को आप भाई रैशनलाइज करो। किनका ऑर्डर? अरे बोलो भाई। HClO और HClO2, HClO3 और HClO4। तो बताओ इनमें सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा? भाई बहुत सिंपल है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होएगा। उसकी वजह क्या? एक तो आप यहाँ से आप समझ सकते हो भाई कि यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन लगातार क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा भाई? बढ़ता जाएगा। तो OH बॉन्ड की पोलैरिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। दूसरा आप ये मान सकते हो कि प्रोटॉन रिलीज करिए क्या बनाएगा? ClO नेगेटिव। ये क्या बनाएगा? ClO2 नेगेटिव। ये क्या बनाएगा? ClO3 नेगेटिव। ये क्या बनाएगा? ClO4 नेगेटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव को बैलेंस करने वाले क्या है? चार ऑक्सीजन भाई। तो ये बहुत क्या हो? स्टेबल। बहुत स्टेबल, बहुत वीक बेस। अगर बहुत वीक बेस मतलब इसको बनाने वाला एसिड क्या उतना ही स्ट्रॉन्ग, इजंट इट? आप इसको ऐसे भी रैशनलाइज कर सकते हो, इजंट इट? और बताओ फिर क्या है? HNO3, HNO2, HNO। सिमिलर आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो, इजंट इट? अब बताओ क्या हमारे पास सिमिलरली क्या हुआ? H2SO4 में कौन है? H2SO4 किससे? H2SO3 से। लेकिन आप ये बताओ भाई, ये बताओ H3PO2, इसको आप रैशनलाइज करो इस ऑर्डर को, ये थोड़ा अलग है। H3PO2, ये बताओ आप H3PO2, हमने आपको जब क्या पढ़ाए थे? मेन ग्रुप कंपाउंड्स। तो मैंने आपको भाई ऑक्सो एसिड्स पढ़ाए थे ना, फॉस्फोरस के, सल्फर के और नाइट्रोजन के, इजंट इट? अब आपने उनका एसिडिक स्ट्रेंथ का आपने ट्रेंड तैयार करना है। वहां से आपको पता है भाई कि इनकी स्ट्रक्चर कैसे तैयार करते हैं। आपको बेटा पता है फॉस्फोरस के एसिड्स का? आपको मालूम है स्ट्रक्चर क्या होता है? वेरी गुड।
तो H3PO2। अब बताओ H3PO3 और H3 क्या बना दिया मैंने, H3PO4, ठीक है। ये बताओ इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होना चाहिए, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड यहां कौन सा होना चाहिए, उसका नाम बताओ। यहां पर सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड आपको कौन सा एक्सपेक्टेड है? H3PO4 लगता हमको ना, क्योंकि भाई हम वही आर्गुमेंट लगाए जो हमने कहा लगाया था, HClO2, HClO3, HClO4। अच्छा HClO5 क्यों नहीं होता, HClO5 क्यों नहीं होता बताओ भाई, इनको बताओ HClO5 क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि आपने प्रोटॉन रिलीज करवा दिया, तो इसमें Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ClO5 नेगेटिव, तो X माइनस 10, ऑक्साइड एक होता है -2, तो X माइनस 10 -1 क्या आ गया, +9। भाई इलेक्ट्रॉन तो क्या होते हैं इसके पास, 7 होते हैं, नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी, इजंट इट भाई? इसके पास ये मैक्सिमम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, +7, तो +9 तो पहुंच गई, इसलिए HClO9 एग्जिस्ट, सॉरी HClO5 एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा तो भाई सिमिलर बात है, आप यहाँ पर H3PO2, H3PO3, H3PO4, तो अगर मैं ClO वाला आर्गुमेंट, अगर मैं भाई HClO वाला आर्गुमेंट लगाता हूँ, तो फिर तो वो क्या होना चाहिए, मोस्ट एसिडिक, लेकिन वास्तव में वो क्या होता है, लीस्ट एसिडिक। इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है, H3PO2 क्या होता है स्ट्रॉन्गेस्ट, उससे कम कौन सा होता है H3PO3, सबसे वीक कौन सा होता है H3PO4। आपको यहाँ पर भाई हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन वाला क्या है, वीकेस्ट, हाउ इज इट पॉसिबल। और भैया ध्यान रखियो, एसिडिक कैरेक्टर को आप कभी बेसिसिटी से कंपेयर ना कर दियो, ठीक है? वो क्या है, ट्राइबेसिक। बोलो भाई, ये क्या डायबेसिक, ये क्या है मोनोबेसिक। लेकिन भाई इनके प्रोटॉन रिलीज करने की टेंडेंसी अलग अलग है, हाईएस्ट इसकी, इसके लिए क्या बनाओ इनका स्ट्रक्चर। आप बताओ फॉस्फोरस का आप स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? भाई आपको पता है एक मेरे ख्याल से मेटाफॉस्फोरिक एसिड, हम मेटाफॉस्फोरिक एसिड छोड़ दें तो सब के अराउंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, 4। अरे भाई मेटाफॉस्फोरिक एसिड छोड़ दो आप, तो सब के अराउंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, 4 होता होगा। तो क्या बना फॉस्फोरस, पहले क्या जोड़ते हैं, O, 1 2 3 4, क्या जोड़ो पहले, O जोड़ो, 1 और 2, जगह बच गई, क्या बचे हुए 3 हाइड्रोजन, ये लगा दो, क्या बचा हमारे पास, 1 हाइड्रोजन, जगह है नहीं, O के साथ लगा दो, इसकी बैलेंसी पूरी कर दो, हो गया ना। तो ये मेरे पास क्या गया स्ट्रक्चर किसका, H3PO2 का मेरे पास क्या आ गया स्ट्रक्चर। सिमिलरली H3PO3 का आप स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, पहले क्या बनाओ फॉस्फोरस, फिर क्या 1 2 3 4, O O O, तीनों O आ गए ना भाई, और 1 H, अब क्या बचा 2 OH ना भाई, 2 H रह गए, तो ये भी आ गए, ये लो। अब ठीक है, अब बताओ तुम क्या बोलेंगे, ये क्या है मोनोबेसिक, ये क्या है डायबेसिक, ठीक है। अब बताओ ये कैसे बनाओगे, H3PO4, फॉस्फोरस बनाया भाई, मेटाफॉस्फोरिक, ये क्या है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, क्या ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, क्या बनाओगे बताओ, 1 2 3 4, अब चारों हैं 1 2 3 4, भाई H लगाने की जगह है ही नहीं, तो H आपने कहाँ लगाने पड़ेंगे बैलेंस पूरी करने के लिए, O के साथ, तो क्या आ गया OH OH और OH, तो ये क्या है मेरे पास ट्राइबेसिक, क्या है ये। लेकिन आप यहां पर देखो भाई, क्या 4 OH कहां से आएंगे भाई, 3 आएंगे, 3 आएंगे। अच्छा बताओ, अब एसिडिक प्रोटॉन, अब ये प्रोटॉन तो एसिडिक होता नहीं, ये वाला भाई कौन सा होता है OH वाला। अब आप यहां पर देखो, यहां पर क्या बढ़ रहे हैं ऑक्सीजन, लेकिन भाई जो ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है जिसका इफेक्ट हमने चेक करना है भाई OH बॉन्ड के ऊपर, यहां पर तो एक है, ये एक O अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कहां डालेगा, इसके ऊपर, और इसके डिसोसिएशन को सपोर्ट करेगा, फेवर करेगा, इजंट इट। यहां पर लेकिन बताओ क्या है, O तो एक ही है भाई, 2 तो OH हैं, तो क्या इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट 2 पे क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि यहां पर 2 क्या है एसिडिक प्रोटॉन्स, तो भाई इनका इसका जो विड्रॉइंग इफेक्ट था वो एक तरह से क्या हो गया 2 पे निपट गया,
तो कमजोर पड़ गया भाई। और यहाँ पर क्या है, 3 क्या है, ट्राई बेसिक है भाई। तो जो अकेला O था डबल बॉन्डेड, उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट क्या है भाई, 3 पे क्या डिस्ट्रीब्यूट। तो बेशक ये 3 प्रोटॉन क्या करे रिलीज, लेकिन इसकी टेंडेंसी नहीं है, ये प्रोटॉन 3 करता है रिलीज, लेकिन टेंडेंसी क्या है इसकी, कम। क्यों, क्योंकि O का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट 3 पे क्या भाई डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हल्का नहीं पड़ जाएगा क्या, इसीलिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा, H3PO2, और सबसे वीकेस्ट कौन सा होगा, ओके। और बताओ भाई फिर क्या हमारे पास, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रेटेड एसिड्स। देखो भाई हमारे पास क्या हो, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्सेस हो, मान लिया हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, मान लिया हमारे पास क्या है भाई कोई, अरे CaH2O6 2 पॉजिटिव ही है हमारे पास भाई, ओके। अब आप बताओ भाई, आपने क्या चेक करना है इसकी, आपने चेक करना है इसका एसिडिक कैरेक्टर, वो बताओ कैसे आएगा हमारे पास। मतलब अगर मैं क्या करूँ तो बताओ हमारे पास क्या क्या कोई, अरे कोई बेस है हमारे, ये क्या ये कैसे एक्ट करेगा एज एसिड। और भाई अब कोई बेस हमारे पास, अब बताओ ये बेस यहाँ से क्या निकाल लेगा, प्रोटॉन, इजंट इट। अगर प्रोटॉन निकाल लिया तो यहाँ पर चार्ज, यहाँ से प्रोटॉन गया भाई, यहाँ पर चार्ज क्या रह जाएगा, +1, और यहाँ पर एक H2 क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव। नहीं है क्या आपको भाई, प्रोटॉन निकाल ली इसने, क्या बन जाएगा CaH2O5 OH, और चार्ज का ऊपर 1+, इजंट इट। तो इस इक्विलिब्रियम में ये कैसे एक्ट कर सकता है, ये एज एसिड्स। तो मैं आपको बताऊं भाई, हाइड्रेटेड एसिड्स की अगर आपने क्या चेक करनी हो, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो वो आपने चेक करना है जो सेंट्रल एटम नहीं है क्या, सेंट्रल एटम, उसका चार्ज टू साइज रेशो देख के। तो ये कंपेयर करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो आप ये ट्रेंड याद कर लियो क्या, तो भाई इस ट्रेंड को आप याद कर लियो। बताओ तो ये तो बताओ हमारे पास क्या है, ट्राईवैलेंट का। बताओ ट्राईवैलेंट में सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज टू साइज रेशो तो किसका है यहाँ पर, आयरन का। अरे बोलो कई सारे फैक्टर होते हैं, सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा, ये वाला क्या स्ट्रॉन्गेस्ट, और कैल्शियम क्या सबसे वीकेस्ट, ये बाईवैलेंट का है। और भाई बाईवैलेंट में देखियो, बताओ बेरिलियम क्या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, और बेरियम बिगेस्ट साइज भी क्या हो जाएगा, वीकेस्ट। नहीं है क्या आपको, अरे भाई अगर सेंट्रल एटम का चार्ज टू साइज रेशो ज़्यादा है, साइज कम है, चार्ज क्या उसके ऊपर ज़्यादा है, तो स्ट्रॉन्गर क्या बनाएगा वो, हाइड्रेटेड एसिड, नहीं तो क्या बनाएगा, वीक। हालांकि इसमें कोई फिर भी यहाँ पर एनोमलीज बहुत है, मैं आपको बताऊँ भाई। तो इसे क्वेश्चन को करने से पहले 100 बार ही सोचियो, आपको डेटा याद हो भाई, मैं आपको तभी रिकमेंड करूँगा, ठीक है, ओके। फिर क्या हमारे पास भाई, एसिड स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स, ठीक है। आप बताओ भाई सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ठीक है। भाई बात वही मैंने आपको बताई थी कि आपने सारे ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर हो, एक्सप्लेन किसे करना होता है, 2-4 बातें होती है भाई। प्रोटॉन रिलीज करने के बाद बनता क्या है, इजंट इट। अरे बोलो भाई, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास क्या, बताओ भाई मेरे पास क्या है, BH3, क्या है BH3, ये एक हमारे पास क्या हाइड्रो एसिड। मैं इस हाइड्रो एसिड्स के क्या बनाना चाहता हूँ, डेरिवेटिव्स। तो एक मैंने क्या बना लिया BF3, एक मैंने क्या बना लिया BME3। तो बताओ इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट, इनमें से इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए। अब आपने लास्ट में सोचना क्या होता है, चाहे 1000 फैक्टर हो, आपने 2-3 बात देखनी होती है, कोई बॉन्ड को वीक करता है। अगर लेविस एसिड है कोई, भाई यहाँ पर प्रोटॉन तो रिलीज होगा नहीं, अरे बोलो भाई, ठीक है। तो आपने क्या देखना है कि भाई प्रोटॉन को कि अगर लेविस किस तरह, पहले आप देखो किस तरह का एसिड है ये, क्या, फिर देखो भाई कि अगर लेविस एसिड है तो प्रोटॉन अगर कोई डेंसिटी बढ़ा रहा है उसके ऊपर, तो वो तो क्या करेगा, उसको कमजोर कर देगा भाई, उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को। तो बोरोन यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो बोरोन क्या होता है, लेविस एसिड। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपने टच कर दिए, 3 फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और 3 मिथाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, विया बेंट रूल, क्या
भाई बेंट रूल के जरिए ये तीन मिसाइल क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। बेंट रूल से यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, एक्टिवेट। बोलो भाई, तो ये डेंसिटी कहाँ भेजेंगे, बोरोन के ऊपर। तो मुझे बोरोन को डेंसिटी मिल रही ऑलरेडी अटैच ग्रुप से भाई, तो जितना ये क्या था इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसकी भाई क्या थी, इच्छा थी उनको एक्सेप्ट करने की, इसकी उतनी इच्छा नहीं रहेगी भाई, इजंट इट। मान लिया आप किसी शादी में जा रहे हो, मान लिया भाई आप बात में जा रहे हो, पता है ना कई बार हम बात में जाते हैं भाई, तो वहाँ पर नहीं वो पकोड़े वगैरह आते हैं, नहीं पता आपको। तो कई बार क्या होता है भाई, भूख लग रही होती है, हम वो पकोड़े खा लेते ज़्यादा, है ना, फिर भाई खाना खाने का मन इतना नहीं करता। नहीं पता आपको, पल्ले पड़ी गया मैं एग्जाम्पल आपको, पल्ले कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना कोई। तो सिमिलर बात यहाँ पर भाई, अगर मान लिया इसको बताओ क्या मिल गया भाई, डेंसिटी इसको मिथाइल ने प्रोवाइड कर दी, तो बोरोन जितना डेफिशिएंट था उतना डेफिशिएंट नहीं रह पाएगा, और इससे क्या बन जाएगा, थोड़ा इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, लेविस एसिड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी इसकी, घट जाएगी, इजंट इट। अच्छा और बताओ भाई, और BF3 क्या है, ये बोरोन क्या था भाई, ऑलरेडी क्या था भाई, डेफिशिएंट था। ऊपर से क्या होगा बताओ भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भाई। ये ऐसे मान लो आप भाई, मान लिया हम बात में जा रहे हैं भाई, ठीक है, और वहां पर ही मानो खाना तो मिला नहीं है, लेकिन भाई आपको पता है भाई बुआ के जाए तो वहां पर कुछ काम भी करना पड़ सकता है, वो जाते उन्होंने काम और लगा दिया भाई, ये चीज़ दरवाओ वो चीज़ रखो, समझे बात, जो भूख थी वो और लग गई, और बढ़ गई, नहीं बात आपको पहले पड़ गया। तो सिमिलर बात यहाँ पर भाई, अगर 3 फ्लोरीन क्या है, ये खुद के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ये डेंसिटी किससे खींच लेंगे, बोरोन से। तो बोरोन जितना डेफिशिएंट था उससे भी क्या हो जाएगा, 2 चंदे ज्यादा डेफिशिएंट। आपको बेटा हरियाणवी आती है हल्की फुल्की, आपको बेटा हरियाणवी आती है हल्की फुल्की, ठीक गुड, हरियाणा से होगी ना, ठीक है ठीक। तो बताओ भाई, तो बोरोन क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इजंट इट। तुम क्या बोलेंगे बताओ, क्या ये बात आपको पहले पड़ गई भाई। तो सिंपली आपने वही देखना है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा देंगे और डोनेटिंग घटा देंगे, इजंट इट। अब यहां से एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भाई, तो हल्का हाँ एक इसमें डिफरेंस है, बताओ कौन सा। अब एक ट्रेंड और होता है भाई, ये मैं आपको बताऊँ, क्वेश्चन गेट में भी आया हुआ है और नेट में भी आया हुआ है। गेट में ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है कि आप ऑर्डर बताओ किसका, BF3, BCl3 एंड BR3। आप ये बताओ, देखो तीनों ही क्या होंगे, ये तीनों क्या है, स्ट्रॉन्गर क्या है, लेविस एसिड, किससे, BH3 से, क्योंकि तीनों क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ये तीनों क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है BH3 से। तो भाई लेकिन आपस में क्या ऑर्डर आप एक्सपेक्ट करोगे इसका, इन तीनों एसिड्स का आप आपसी ऑर्डर क्या एक्सपेक्ट करोगे, अंजलि बेटा बताओ, व्हाट ऑर्डर वुड यू एक्सपेक्ट। ये BF3 स्ट्रॉन्गेस्ट, और एक्चुअल में क्या होगा, यही होएगा। ओके आप कह रहे हो BF3, देखो हमको इसको पहली नजर में देखने पर क्या लगता है कि BF3 क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, और BBr3 क्या होना चाहिए, वीकेस्ट एसिड। रीजन भाई क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लेकिन कम विड्रॉइंग हुई, तो आप कहोगे भाई इट शुड बी स्ट्रॉन्गेस्ट, ये ऑर्डर क्या भाई एक्सपेक्टेड। लेकिन एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर ये होता है, BF3 से स्ट्रॉन्गर होता है BCl3, और इससे स्ट्रॉन्गर होता है BBr3। भाई 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 इसकी वजह क्या होती है, मैंने आपको बताया था ना कि आपने थोड़ा सा ज्योमेट्री भी सर्च कर उसकी भाई एनालाइज करनी होती है, ठीक है। यहाँ बताओ क्या होता है, आप बताओ BF3 में बोरोन का, आप इसको एक बार काम करें, आप इसको भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ट्रीट कर लें फटाफट। क्या MO थ्योरी अप्लाई करनी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, आप इसके ऊपर क्या लगा ले फटाफट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बताओ BF3 को एक्सप्लेन करो, तो हम क्या बोलेंगे, बोरोन के पास क्या है, 2 तो है 2s में, और 3 कहाँ हैं, इजंट इट। अब 3 फ्लोरीन क्या लेके आते हैं, आपने बेटा पढ़ी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड पेयरिंग या प्रमोशन कहाँ होता है, सेंट्रल एटम में। पेयरिंग या प्रमोशन अप्रोचिंग ग्रुप में भी हो सकता है, पेयरिंग या प्रमोशन सेंट्रल एटम में पॉसिबल होता है, अप्रोचिंग ग्रुप में क्या होता है पॉसिबल। और
सिर्फ हाफ फील्ड हाइब्रिडेशन भाग नहीं लेते, हाफ फील्ड ही भाग ले सकते हैं, फुल्ली फील्ड भी और एम्प्टी भी। समझ गए बात? वो डिपेंड करता है कि अप्रोचिंग ग्रुप कैसे है। तो यहाँ पर अगर ग्रुप कैसे आते हैं फुल्ली फील्ड लेके, तो मेटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है सेंट्रल एटम की? एम्प्टी प्रोवाइड करने की, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है एक पेयर चाहिए इलेक्ट्रॉन का। अगर अप्रोचिंग ग्रुप क्या लेके आए? फुल्ली फील्ड। सेंट्रल एटम क्या प्रोवाइड करेगा? एम्प्टी। वो पेयरिंग करे कुछ करे भाई, उसकी मर्जी है। अप्रोचिंग ग्रुप क्या लेके आ रहे हैं? हाफ फील्ड। तो सेंट्रल एटम ने क्या प्रोवाइड करने होते हैं? और अप्रोचिंग ग्रुप क्या लेके आए? एम्प्टी। तो सेंट्रल एटम क्या प्रोवाइड करे? फुल्ली फील्ड। जैसे अमोनिया अमोनियम आयन में होता है NH4 पॉजिटिव में, प्रोटॉन क्या लेके आता है? एम्प्टी 1s। तो नाइट्रोजन क्या प्रोवाइड करता है? फुल्ली फील्ड। बात आपको पहले पड़ गई। और इसीलिए आप जब क्या पढ़ते हो, जब मेटल से जब हीमोग्लोबिन में कौन बाइंड करता है? डाइऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या होती है? ट्रिपलेट। दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां पर, लेकिन क्योंकि मेटल क्या प्रोवाइड करती है? फुल्ली फील्ड। तो उसमें जो ऑक्सीजन आती है ना हीमोग्लोबिन बाइंड करने के लिए, वहां पर पेयरिंग हो जाएगी। O2 के अंदर क्या हो जाएगी? पेयरिंग अप्रोचिंग ग्रुप के अंदर। तो बताओ अब, लेकिन यहाँ पर 3 फ्लोरीन क्या लेके आ रहे? 3 हाफ फील्ड। और ये मैं इस तरह हूँ आपको थोड़ा एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाए। इसीलिए आप देखो, जब आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहाँ लगाते हो? ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड पे। तब आप एम्प्टी बनाते हो ऑर्बिटल्स। जब आप मेन ग्रुप कंपाउंड क्या लगाते हो? जब आप मेन ग्रुप कंपाउंड्स पे क्या लगाते हो? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आप मोस्टली क्या बनाते हो? 90% केसेस में आप क्या बनाते हो? हाफ फील्ड। क्यों? क्योंकि अप्रोचिंग ग्रुप क्या लेके आते हैं? हाफ फील्ड। लेकिन जब ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड बनते हैं तो वहां पर अप्रोचिंग ग्रुप क्या लेके आते हैं? मोस्टली फुल्ली फील्ड, लोन पेयर। तो सेंट्रल एटम क्या प्रोवाइड करता है? एम्प्टी। वहां पर फटाफट क्या होती है? पेयरिंग वगैरह होती है, इजंट इट? तो यहां बताओ भाई, 3 फ्लोरीन क्या लेके आते हैं? यहां पर हाफ फील्ड लेके आएंगे ना। तो सेंट्रल एटम का क्या उत्तरदायित्व है? इसकी क्या जिम्मेदारी है? उत्तरदायित्व भाई, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 3 हाफ फील्ड प्रोवाइड करने की। है क्या इसके पास? 1 हाफ फील्ड। तो बात भाई नहीं बन पाएगी ना यहाँ पर। इसको उठाओ, इसको यहाँ पर रख दो। बोलो भाई, अब ग्रुप थ्योरी से में क्या मालूम पड़ेगा? यानी कि 1s और 2p, 1s और 2p। क्या हाइब्रिडाइजेशन से हमको ज्योमेट्री मालूम पड़ती है? क्या बेटा हाइब्रिडाइजेशन से हमको ज्योमेट्री मालूम पड़ती है क्या? नहीं, ज्योमेट्री पहले मालूम होती है, हाइब्रिडाइजेशन उसको रैशनलाइज करती है। वेरी गुड। तो भाई इसमें 1s और 2p, और 2p कौन से? px और py। ये मुझे कैसे मालूम पड़ा? ग्रुप थ्योरी से। ग्रुप थ्योरी ने हमको बताया कि 1s और कौन से p है? px और py। ये आपने यूटिलाइज करने हैं। और क्या बन गया हमारे पास? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये है बोरोन। ये क्या भाई? बोरोन। और इसने अपने इस बोरोन ने अपने 1 हाफ फील्ड यहाँ ओरिएंट कर दिया, 1 हाफ फील्ड यहाँ, हाइब्रिड, और 1 हाफ फील्ड भाई यहाँ। नहीं आना आपको? और यहाँ कौन आके बाइंड करके? फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, इजंट इट? यानी कि इस बोरोन ने अपना 1 हाफ फील्ड इस साइड, हाइब्रिड हाफ फील्ड। जब आप 1s और 2p उनको मिक्स करते हो, जब आप 1s वेव और 2p वेव्स को मिक्स करते हो ऑर्थोगोनल और नॉर्मलाइज्ड फैशन में, तो 3 नई वेव्स बनती हैं। एक वेव क्या होगी? इस साइड। एक वेव क्या होगी? इस साइड। एक वेव कहाँ होगी? इस साइड। 3 वेव्स हैं, तीनों वेव्स में क्या भर दो? 1-1 इलेक्ट्रॉन, 3 हाफ फील्ड हो गए। फ्लोरीन आके यहाँ जुड़ गया, यहाँ पर और यहाँ पर। अब ये pz क्या बच गया मेरे पास? ये pz क्या बच गया भाई? एम्प्टी बच गया ना, एम्प्टी। और किस नेचर का है? हाइब्रिड के एटॉमिक, मतलब सॉरी एटॉमिक तो है भाई, एटॉमिक तो ये हाइब्रिड भी थे। मतलब एक तो प्योर एटॉमिक, एक हाइब्रिड एटॉमिक। ये कौन सा है? प्योर एटॉमिक, इजंट इट? अब भाई ग्रुप थ्योरी से हम आसानी से चेक कर सकते हैं। अब जो क्या फ्लोरीन, ये क्या भाई? फ्लोरीन। इनके जो ये ऑर्बिटल हो कौन से भाई? ये वाले। ये मान ले क्या इनके? pz। ये क्या है? फ्लोरीन के pz भाई। तो यहाँ पर कौन है इसका? pz। यहाँ कौन है? फ्लोरीन का pz, फ्लोरीन का pz, फ्लोरीन का pz। लेकिन फ्लोरीन का pz क्या होता है? फ्लोरीन ने अपना, फ्लोरीन का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन? 2s2 और 2p5 होता होगा। अरे बोलो भाई। अब मान ले फ्लोरीन ने ये तो कहाँ इस्तेमाल कर लिया? ये मान लिया px है, इनके लिए आप कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग लगा दियो। तो फ्लोरीन ने अपना px तो कहाँ इस्तेमाल कर लिया? बोलो भाई। अरे हाफ फील्ड से बाइंड करने में।
लेकिन ये क्या मान लिया फ्लोरीन का पीजेड। अब ये पीजेड क्या पूरी तरह से, अब यहाँ पर बोरोन है, एथे बोरोन है, ये क्या बोरोन का हाफ फील्ड, सॉरी एम्प्टी, बोरोन का एम्प्टी पीजेड, और ये क्या फ्लोरीन का फुल्ली फिल्ड पीजेड। ये क्या है, एक फ्लोरीन का फुल्ली फिल्ड पीजेड, ये क्या फ्लोरीन का फुल्ली फिल्ड पीजेड। अब अगर मैं एमओ थ्योरी लगाऊं, अब अगर मैं क्या लगाऊं भाई, तो तीनों को एक साथ मिक्स कर सकता हूं, इस सेंट्रल एटम से इसको और इन तीनों को मैं क्या मान लूंगा, हम इनको एक साथ में मिक्स करके और 4 क्या बना लेंगे एमओज, कोई दिक्कत नहीं भाई। लेकिन अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लगाओ, अप्लाई करने में आसान है, इजंट इट। तो एक बार ये क्या है फुल्ली फिल्ड पीजेड, ये क्या एम्प्टी पीजेड, यहां ओवरलैप हो गया, यहां बॉन्ड बन गया, फिर ये बॉन्ड टूट गया, रेजोनेंस, ये बॉन्ड बन गया, तो भाई एक बार एम्प्टी एक इसे क्या कर सकता है ओवरलैप। तो यहां पर आपने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो बनाना नहीं, लेकिन मैं इसको अगर मैं बहुत सारे क्या बनाऊं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो ये कभी तो क्या होगा, इस फ्लोरीन का फुल्ली फिल्ड पीजेड इसके एम्प्टी पीजेड से ओवरलैप। डेंसिटी कहां से कहां आ रही है, फ्लोरीन टू बोरोन, नहीं बता आपको पहले बड़ी भाई। तो क्या कभी बॉन्ड ये बनेगा, कभी बॉन्ड ये, कभी बॉन्ड ये, अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या होगा। लेकिन क्या बोरोन के एम्प्टी में डेंसिटी नहीं रही क्या तीनों फ्लोरीन के पीजेड से बोरोन के पीजेड में भाई डेंसिटी नहीं आ रही क्या उससे बोरोन की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉरी क्या बोरोन की जो डेफिशिएंसी है वो कंपनसेट नहीं हो रही क्या इंटरनली, क्या BF3 मॉलिक्यूल के अंदर इंटरनली क्या बोरोन की डेफिशिएंसी कंपनसेट नहीं हो रही क्या, बोलो भाई। तो बोरोन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, हल्का पड़ जाएगा भाई। तो उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाएगा भाई। फ्लोरीन क्या करते हैं, फ्लोरीन सिग्मा बॉन्डिंग के जरिए डेंसिटी खींचते हैं बोरोन से, और पाई बॉन्डिंग के जरिए डेंसिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन खींचना ज्यादा है, प्रोवाइड करना क्या है कम है, इसीलिए क्या होता है BH3 से क्या होते हैं स्ट्रॉन्गर एसिड, लेविस एसिड भाई। लेकिन रिलेटिवली हम देखें, अगर हम एक तो आप बताओ, अब बोरोन का ये कौन सा है 2pz, और फ्लोरीन का कौन सा होता है 2pz। बोरोन का एम्प्टी कौन सा है 2pz, और तीनों फ्लोरीन के भी कौन से हैं 2pz। तो 2pz का बेटर ओवरलैप होता है कि 3pz का। वेरी गुड। तो आप खुद कह रहे हो भाई कि अगर मैं जब यहाँ पर कौन लेके आऊंगा Cl, अगर बोरोन की बजाय यहाँ पर कौन आएंगे Cl आएंगे, तो Cl के तो आएंगे 3pz, लेकिन बोरोन एक्सेप्ट करने के लिए इस्तेमाल करेगा 2pz, उनकी एनर्जी कंपेरेबल नहीं है, तो बैक बॉन्डिंग हो तो होगी, बोलो भाई, लेकिन इतनी अच्छी नहीं होगी। यानी कि भाई जो एक तरह से क्या है ये कंपनसेशन था, हल्का नहीं पड़ जाएगा, यानी बैक बॉन्डिंग पाई बॉन्डिंग के जरिए जो बोरोन की डेंसिटी को, बोरोन की डेफिशिएंसी को जो कंपनसेट किया जा रहा था, वो कंपनसेशन कम पड़ जाएगा किसमें BCl3 में, और कम कहाँ पड़ जाएगा BBr3 में। बहुत आपको पहले पड़ी। तो सबसे बेटर बैक बॉन्डिंग कहाँ होगी, सबसे बेटर पाई बॉन्डिंग कहाँ होगी BF3 में। तो यहाँ पर बोरोन की डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा कंपनसेट होगी, इसलिए बोरोन का एसिडिक कैरेक्टर यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा, इसलिए ट्रेंड क्या हो जाएगा उल्टा। नहीं आएगा आपको ये, ओके पक्का आ गया भैया। भाई बात यह है, अच्छा एक बात हो रहा है, बोरिक एसिड रहेगा भाई, बोरिक एसिड स्पेशल केस ऑफ बोरिक एसिड। बताओ बोरिक एसिड क्या होता है, पहले ये बताओ बोरिक एसिड का पॉइंट ग्रुप क्या होता है, बताओ। एक्सपेक्टेशन इन एग्जाम, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ बोरिक एसिड, रियलिटी ऑफ एग्जाम, what is the point group of boric acid, derive the reducible representation based upon all 3 bond vectors BO bonds। ऐसा आ जाए क्वेश्चन में, isn't it? होता ना ये मीम्स आती हैं एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी की, ठीक है। तो बताओ BOH3, अच्छा इसको भाई मैं आपको तो H3BO3 बोल देते हैं, H3BO3। तो ये क्या वास्तव में, लेकिन वैसे भी लिखने में हमें क्या लगता क्या है कि 3H किससे जुड़े हुए हैं बोरोन से। अरे भाई ये 3H किससे जुड़े हुए हैं O से, तो क्या BOH3, हमको पता ये क्या होता है बोरोन, और ये क्या इसका पॉइंट ग्रुप, सॉरी OH और OH, पता होगा ना आपको भैया क्या इसका C3H, ये C3, ये क्या इसका प्लेन H, C3H का इसका पॉइंट ग्रुप।
तो मैं आपको बताऊं बोरिक एसिड लेविस एसिड भी है और एरिहेनिस एसिड भी है। बताओ कैसे भाई? आप कहोगे एरिहेनिस एसिड कैसे है? यहां पर भाई मैं अगर आप इसे कंपेयर करो किससे, आप कहोगे CaOH2, आप कहोगे ये क्या है? बेस। तो भाई अरे भाई यहां पर ये बॉन्ड नहीं टूटता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा कहाँ होता है? OH का। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड टूटता है? तो टूटता नहीं यहाँ पर, अरे भाई मैं यानी या ना तो यहाँ पर क्या टूटता BO बॉन्ड, ना तो ये क्या रिलीज करता OH, और ना ही क्या रिलीज करता अपने खुद के H पॉजिटिव। तो आप कहोगे अगर ये ना तो अपनी OH तोड़ता ना ही अपना H तोड़ता, तो ये एज एसिड कैसे बिहेव करता है? भाई क्या करता है, जब आप BOH3 को किससे मिलाओगे? वाटर में भाई, H2O, तो ये इसमें से OH निकाल लेता है। आपको ऐसा क्यों भाई? क्योंकि ये ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एन क्या है? अब यहां पर आपने क्या लगाना है? ऊसानोविच कॉन्सेप्ट। क्या भाई? एसिड क्या होता है? ये ऊसानोविच एसिड भी है। कैसे? एसिड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे या नेगेटिव आयन एक्सेप्ट करे। बोलो भाई। तो ये क्या करेगा? वाटर से क्या निकाल लेगा? OH नेगेटिव। तो देखो ये कई तरह का एसिड है ये। कैसे? इसने वाटर से क्या निकाल लिया? OH नेगेटिव। क्या बन गया ये? BOH4 1 नेगेटिव। आपको ऐसा क्यों किया भाई? क्योंकि बोरोन भाई इसका ऑक्टेट पूरा नहीं था, इसके पास क्या थे? 6 इलेक्ट्रॉन। इसने भाई अपना ऑक्टेट पूरा करना था तो OH नेगेटिव निकाल लिया। तो ये ऊसानोविच एसिड भी है। कैसे? इसने क्या एक्सेप्ट किया? ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आयन। इजंट इट? एक बार आपको तो भाई सिविल के प्री में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था बोरिक एसिड का ये। ठीक है, बताओ ये कौन कौन सा एसिड है? समझे बात? वहां पर मेरे ख्याल से आंसर ऑल था। अरे कई सारे ऑप्शन थे वहां पर। कैसे? ऊसानोविच एसिड कैसे है ये? इसने OH नेगेटिव आयन क्या किए? एक्सेप्ट किए नेगेटिव आयन। दूसरा मैं कहता हूं ये भाई लेविस एसिड भी है, क्योंकि इसने OH नेगेटिव से क्या एक्सेप्ट किया है? इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या? तो ये लेविस एसिड भी भाई डेफिशिएंट था। और साथ में बताओ क्या है ये एरिहेनिस एसिड भी है। हालांकि इसने अपना खुद का H पॉजिटिव रिलीज नहीं किया, लेकिन भाई वाटर से इसने क्या निकाल लिया? OH नेगेटिव। तो वाटर से इसने इनडायरेक्टली क्या पैदा करवा दिया? H पॉजिटिव हुई। तो क्या है? एरिहेनिस एसिड भी है इनडायरेक्टली। इजंट इट? और बताओ फिर क्या हमारे पास? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज, ये बताओ भाई में से एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर कौन सा है? ये भाई फॉस्फोरस एसिड है। बताओ कौन सा आएगा? H3PO2, H3PO3, H3PO4। ठीक है ना ये? अरे मैंने आपको पढ़ाया था भाई। क्योंकि यहां पर क्या होता है? ये क्या है? मोनोबेसिक। ये क्या है? ट्राइबेसिक। यहां पर एक जो डबल बॉन्डेड O होगा उसका विड्रॉइंग इफेक्ट क्या जाएगा? सिर्फ एक ही OH पे जाएगा। इजंट इट? ओके, आ गया नहीं आपको ये? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्ते।